हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था को जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात अगर करें दोस्तों, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ के संसाधनों पर समाज अथवा सरकार का अधिकार हो, तो वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश को हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, है ना। तो कुल मिला के सरकार का हम कहते हैं दोस्तों, तो सार्वजनिक अधिकार हो जाता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था जहाँ के संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो, समाज का अधिकार हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था वाले देशों को हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना दोस्तों। तो समाज अथवा सरकार का अधिकार। उसी प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो जहाँ के संसाधनों पर निजी अधिकार हो, पर्सनल अधिकार हो, पर्सनल फायदे के लिए वो वहाँ पे चल रहा है। तो जब संसाधनों पर निजी अधिकार हो, पर्सनल अधिकार हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। संसाधन पर जब निजी अधिकार हो तो क्या कहेंगे दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश जैसे कि भारत, तो मिश्रित मतलब होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। निजी और प्लस सार्वजनिक बराबर मिश्रित, ऐसे आप लिख सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मिश्रित और प्लस निजी, है ना। तो सॉरी, निजी और प्लस सार्वजनिक, है ना। निजी और प्लस सार्वजनिक, सार्वजनिक। तो निजी और सार्वजनिक दोनों किसमें होगा दोस्तों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में। जैसे भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए कैसे, शुरू में बता चुके हैं दोस्तों। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ के संसाधन पर निजी और सार्वजनिक अधिकार हो, और जहाँ के संसाधन पर सिर्फ निजी अधिकार हो, है ना दोस्तों। निजी अधिकार, तो निजी अधिकार होगा तो पूंजीवादी, सरकार अथवा समाज का अधिकार होगा तो समाजवादी, और निजी और प्लस सार्वजनिक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि समाजवादी प्लस पूंजीवादी बराबर मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना दोस्तों। तो ये भी कह सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है ये अर्थव्यवस्था के प्रकार जिसे आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे हम कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीनों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं और ये तीनों क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अभी पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 टाइप का, 3 प्रकार का। पहला हो गया दोस्तों प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में हम रखेंगे कि कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा दोस्तों, मत्स्य पालन आएगा, है ना दोस्तों, मत्स्य पालन आएगा, वन आएगा, है ना दोस्तों, उत्खनन से संबंधित कुछ मामले आ सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, कृषि किस सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कृषि, बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों। दूसरी की बात करें दोस्तों, तो दूसरी है जिसको हम कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों, ये द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, द्वितीयक क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों।
यहाँ पे। तो विनिर्माण क्या है दोस्तों, विनिर्माण है ना, या हम उद्योग कहें तो जितना भी इंडस्ट्री है विनिर्माण का काम है, उद्योग का काम है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। और तृतीय क्षेत्र में आता है तृतीय क्षेत्र, है ना दोस्तों, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहेंगे, सेवा क्षेत्र। देता है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेवा क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आता भी है कि सबसे ज़्यादा भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है दोस्तों। लगभग 54%, अगर अभी के टाइम में कहें तो 54% लगभग जो है इसका वो तृतीय क्षेत्र का योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान है भारत के जीडीपी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी इसको मिटाना पड़ेगा, आगे देखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिएगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा जानेंगे हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, है ना, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं दोस्तों, ये जानेंगे हम यहाँ पर। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए, इसके इतिहास की बात की जाए, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में बताया गया था राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कि भारत का प्रति व्यक्ति उस समय बताया गया था कि मात्र 20 रुपया है। क्या बताया गया था दोस्तों, कि भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया। तो ये सबसे पहले राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा एक प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा देखिए आप, तो उस टाइम बताया गया, सोचिए 1868 में, कि भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया है। उनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक भी लिखा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो दोनों पुस्तक कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमिक्स से संबंधित रहा है, आय से संबंधित रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, जिसमें बताया गया है आय के बारे में कि कैसे भारत का आय जो है कितना था उस टाइम, और कैसे दोहन हो रहा है, भारत का आय का भी दोहन हो रहा है, ये भी बताया गया। तो दोनों पुस्तक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया भी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसी समय दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक थ्योरी दिया गया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, ड्रेन थ्योरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो अपने पुस्तक के माध्यम से ये उजागर भी किए थे कि धन भारत का जो है
वो भारत में से दूसरे देशों में जा रहा है, खासकर इंग्लैंड वाले लोग, है ना, तो ले जा रहे हैं यहाँ पर सैलरी के रूप में, या कंपनी यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दे के। तो इस प्रकार से भारत का जो है आय जो है दूसरे जगह पे जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, और इसका वैज्ञानिक आंकड़ा, है ना। तो सबसे पहले दो पुस्तक जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी, है ना दोस्तों, दादा भाई नौरोजी 1868 में बताए थे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया। कितना है दोस्तों? मात्र 20 रुपये है ना, ये बताए थे। तो एक कंसेप्ट है ये, भारतीय राष्ट्रीय आय के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक इनका लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है दोस्तों इनका, दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और एक पुस्तक और है इनका लिखा हुआ, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों दोनों पुस्तक इनका। ये दूसरा पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज संबंधित बताए थे आंकड़ा के बारे में ये। और इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक जो सिद्धांत दिया गया है वो है धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या दिया गया था दोस्तों? धन निष्कासन का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इस तरह से ये देखा। अब देखिए दोस्तों, इनके बाद फिर आय प्रस्तुत किया गया, है ना, कि वैज्ञानिक आंकड़ा डॉक्टर B.K.R.B. राव के द्वारा वैज्ञानिक आंकड़ा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया राष्ट्रीय आय से संबंधित। फिर आगे जानेंगे दोस्तों कि 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया PC महालनोबिस के द्वारा। तो राष्ट्रीय आय समिति का जब गठन किया गया PC महालनोबिस के द्वारा, तो उसके द्वारा फिर राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर लास्टली जाके 2 मई 1951 ईस्वी को CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ। और फिर जब गठन होने के कुछ समय बाद से राष्ट्रीय आय का आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा, जो अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही ये कार्य करता है। तो अभी के टाइम में आता है क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलते बस अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। जाते जाते ये बता दूं कि लॉकडाउन की स्थिति है, वीडियो देखिए, सभी को दिखाइए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों का हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, और लोगों को की दुआ भी मिलेगी आप लोगों को। धन्यवाद।